वंदे मातरम बच्चों, मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य एक नए विशेष बिंदु के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं के संशोधित पाठ्यक्रम के विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों, आज का जो हमारा विषय है वह है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर परीक्षा 2021 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम, जो 2021 की परीक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो संशोधित पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, आज हम उस पाठ्यक्रम के विषय में चर्चा करेंगे। बच्चों, हमारी विषय है संस्कृत और इस विषय का जो कोड नंबर है वह है कोड नंबर 71, तृतीय भाषा है और कक्षा 9वीं। आज हम 9वीं कक्षा का जो संशोधित पाठ्यक्रम में जो बिंदु सम्मिलित है, आज हम उन सम्मिलित बिंदुओं की चर्चा करेंगे कि हमारे पाठ्यक्रम में कौन कौन से बिंदु हैं जो हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है तथा परीक्षा में आएंगे। तो बच्चों, हमारा जो पाठ्यक्रम है वो 4 प्रकार से विभाजित किया गया है, बांटा गया है, जिसमें पहला है अपठित बोधनम, दूसरा रचनात्मक कार्य और तीसरा है व्याकरण, और जो चौथा पाठ्यक्रम है वह है पठिता बोधनम, जो कि हमारी किताब के अंतर्गत कौन कौन से पाठ लिए गए हैं, कौन से पाठों को हटाए गए हैं, उन सब का आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। अभी मैं आपको 3 बिंदुओं की चर्चा कर रहा हूँ। 3 बिंदुओं के बाद में जो चौथा बिंदु है उसको भी मैं आज इसी वीडियो में लेने वाला हूँ। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले अपठित बोधनम। अपठित का मतलब होता है जो पढ़ा नहीं गया है और उसका हमको ज्ञान करना है। जैसे कि गद्यांश आता है 80 से 100 शब्दों का। एक परीक्षा के अंतर्गत 80 से 100 शब्दों का एक सरल गद्यांश आता है, अपठित गद्यांश आता है, जिसे हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन हम अपने विवेक के माध्यम से उस गद्यांश में से शीर्षक दानम, जो उचित शीर्षक है, उस उचित शीर्षक को हम उस गद्यांश से छाटेंगे। इसी प्रकार हम इस गद्यांश में से एक पदे पूर्ण वाक्य च प्रश्नोत्तराणि, एक पद में वह पूर्ण वाक्य में प्रश्नों के उत्तर देने हैं और इन प्रश्नों के उत्तर हमको इसी गद्यांश में से ढूंढकर लिखने हैं। समझ में आ गया बच्चों? तो हमारा जो अपठित बोधनम है ये 15 अंक का है। कितने अंक का है? 15 अंक का है, जिसमें 80 से 100 शब्द का एक सरल गद्यांश आएगा। उस सरल गद्यांश में से हम उसका उचित शीर्षक छाटेंगे। इसी प्रकार उस गद्यांश में से हमको कुछ प्रश्न होंगे जो एक पदेन में होंगे, एक पद में उत्तर देना या पूर्ण वाक्य में उत्तर देना। ऐसे प्रश्नों के उत्तर भी हम इसी गद्यांश में से छाटने वाले हैं। बच्चों, जो हमारा ये गद्यांश है, ये गद्यांश हमारे 10 अंक का होगा। कितने अंक का होगा बच्चों? 10 अंक का होगा, जिसमें 2 अंक का क्या होगा? शीर्षक। 2 अंक का क्या होगा बच्चों? शीर्षक होगा। और उस गद्यांश में जो हम प्रश्न छाटने वाले हैं वो प्रश्न हमारे 8 अंक के होंगे। तो इस प्रकार 8, 2, 10 अंक के हमारे ये होंगे। ठीक है। अब 5 अंक और बचे हैं, अपठित में 5 अंक और बचे हैं। तो 5 अंकों का क्या आएगा वो ध्यान दीजिए। 40 से 50 शब्दों का एक सरल गद्यांश और आने वाला है। 40 से 50 शब्दों का एक सरल गद्यांश और आने वाला है। 2 गद्यांश आएंगे। तो उस 40 से 50 शब्दों का जो सरल गद्यांश है उसके अंतर्गत हम उसमें से एक पदेन उत्तर या पूर्ण वाक्य में प्रश्नोत्तर करने हैं। गद्यांश होगा
और हमको जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर हम ये 40 से 50 शब्दों का जो सरल गद्यांश है उसमें से हम उत्तर ढूंढकर लिखना है। यह हमारा कुल 5 अंक का होगा। तो बच्चों इस प्रकार हमारे ये जो दोनों गद्यांश है, एक तो 80 से 100 शब्दों का, एक 40 से 50 शब्दों का, जिसमें से हमको शीर्षक व प्रश्नोत्तर हल करने हैं, ये कुल भार हमारे 15 अंक का होगा। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं रचनात्मक कार्य में। दूसरा बिंदु हमारा है रचनात्मक कार्य। तो रचनात्मक कार्य में संकेत धारिता अभिवाद नहीं पत्र। सबसे पूर्व बात है कि संकेत धारित है। संकेत धारित का मतलब क्या होता है कि प्रार्थना पत्र होगा और उस प्रार्थना पत्र में हमको मंजूषा दी जाएगी और उन मंजूषाओं को हम उस प्रार्थना पत्र में उचित स्थान पर भरेंगे, उसकी पूर्ति करेंगे। तो बच्चों एक तो हमारा संकेत धारित अभिनंदन पत्र हो सकता है या बधाई पत्र हो सकता है। यह संकेत धारित अभिनंदन पत्र या बधाई पत्र हो सकता है। यह हमारे 7 अंक का है। और कुल अगर रचनात्मक कार्य को हम देखते हैं तो कुल रचनात्मक कार्य हमारा 25 अंक का होगा। इन 25 अंकों को किस प्रकार विभाजित किया गया है, किस प्रकार बांटा गया है, कैसे डिवाइड किया गया है, इन सब की आज हम चर्चा आपके मध्य करने वाले हैं। तो बच्चों दूसरा है हमारा प्राचार्य प्रति प्रार्थना पत्र। प्राचार्य और प्रधानाचार्य प्राचार्य के प्रति एक प्रार्थना पत्र होगा। यह प्रार्थना पत्र भी आपके मंजूषा के माध्यम से आने वाला है। ठीक है, तो ये इस प्रकार आपका जो प्रार्थना पत्र है यह भी आपके 7 अंक में ही सम्मिलित है। कितने अंकों में बच्चों? 7 अंकों में ही सम्मिलित है। इसी प्रकार अगला है संकेत धारित लघु कथा या चित्र वर्णन। संकेत धारिता, संकेत धारिता का तात्पर्य होता है कि आपको संकेत मिलेगा, आपको मंजूषा मिलेगी, रिक्त स्थान मिलेगा। उस रिक्त स्थान में आपको उस मंजूषाओं को भरना है, उनका उचित अर्थ, उनका भाव, उनका सही अर्थ चुन करके आपको यथा स्थान पर उन मंजूषाओं को रखना है। तो बच्चों इस प्रकार एक लघु कथा हो सकती है, कहानी हो सकती है या चित्र वर्णन हो सकता है। एक चित्र आ जाएगा और उस चित्र के माध्यम से हम उसका वर्णन भी कर सकते हैं, वाक्य भी बना सकते हैं। इस प्रकार ये दोनों अथवा में आएगा। संकेत धारित लघु कथा आएगी और अथवा में आपके चित्र वर्णन होगा। चित्र वर्णन में आपको वाक्य दिए जाएंगे और उस वाक्य के माध्यम से उस वाक्य के माध्यम से आपको उन शब्दों के माध्यम से आपको उस वाक्य की रचना करनी पड़ेगी। इसी प्रकार अगला जो हमारा है वह है पाठ्य पुस्तक से 2 श्लोक का लेखन। हमको हमारी पाठ्य पुस्तक से 2 श्लोक लिखने होंगे। वह श्लोक जो हमारे प्रश्न पत्र में ना हो। जो श्लोक हमारे प्रश्न पत्र में नहीं आए हैं उनको जोड़ करके हम अपने जो पाठ्य पुस्तक के 2 श्लोक हैं वो लिखने होंगे। तो इस प्रकार हमारा जो यह रचनात्मक कार्य है ये कुल 25 अंक का हुआ। जो संकेत धारित लघु कथा वो चित्र वर्णन है, यह आपके 10 अंक की है। और जो पाठ्य पुस्तक से 2 श्लोक लिख रहे हैं ये आपके 8 नंबर के हैं। तो बच्चों 8 या 10 18 18 7 25। तो इस प्रकार ये पाठ्यक्रम हमारा जो रचनात्मक कार्य है ये 25 अंकों में विभाजित किया गया है। पुनः ध्यान दीजिए कि अभिनंदन पत्र और बधाई पत्र ये आपके संकेत धारित आएंगी, मतलब कि मंजूषा आएगी। उन मंजूषाओं के आधार पर आपको हल करना है। इसी प्रकार आपकी लघु कथा रहेगी, अथवा में आपका चित्र वर्णन रहेगा। लघु कथा में मंजूषा होगी जिससे आपको रिक्त स्थान भरना होगा। चित्र वर्णन में शब्द दिए होंगे, उन शब्दों के माध्यम से आपको चित्र और उन शब्दों के माध्यम से वाक्य की रचना करनी होगी। इसी प्रकार पाठ्य पुस्तक से 2 श्लोक आपको लिखने हैं जो आपके प्रश्न पत्र में
न हो। इस प्रकार के हमको 2 श्लोक लिखने होंगे, इसलिए हमको अधिक से अधिक 4-5 श्लोक याद करने हैं, जिससे कि हमारे पाठ्यक्रम जो प्रश्न पत्र है उसमें वो श्लोक नहीं मिल पाए और हम आसानी से कर सके और हम 8 अंक प्राप्त कर सके। बच्चों अब चलते हैं, हमारा तीसरा बिंदु है व्याकरण का, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और जब हम परीक्षा देते हैं तो परीक्षा देने का सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है व्याकरण होता है, और व्याकरण के माध्यम से ही समझा जाता है कि बालक किस क्वालिटी का है, किस स्तर का है। इस सब की जानकारी हम व्याकरण के माध्यम से समझते हैं। इसलिए हमको जो व्याकरण का टॉपिक है वो बहुत ही अच्छी तरह से हल करना है, जिससे कि हमारे श्रेष्ठ अंक आ सके। बच्चों सर्वप्रथम हम बात करते हैं संधि की। तो हमारे पाठ्यक्रम में स्वसंधि है। हमारे पाठ्यक्रम में कौन सी संधि है बच्चों? स्वसंधि है। उस स्वर संधि में केवल दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण है। इसमें आपके आयादी संधि नहीं है। पाठ्यक्रम में बच्चों आयादी संधि नहीं है, केवल दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, यण है। ये आपके पाठ्यक्रम में 4 संधि है। ये चारों संधि आपकी 4 अंक की है। अब हम बात करते हैं व्याकरण कुल कितने अंकों की हमारी होगी। तो बच्चों व्याकरण कुल हमारे 25 अंकों की होगी। कितने अंकों की होगी बच्चों? 25 अंकों की कुल व्याकरण होगी, जिसमें से संधि हमारे 4 अंक की निर्धारित की गई है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा। इसी प्रकार बात करते हैं प्रत्यय की। तो प्रत्यय के अंतर्गत आपके कुछ प्रत्यय हैं, उनको आपको समझना है। इन प्रत्ययों का, इन संधियों का हमने हमारा जो YouTube चैनल है उसके अंदर पूर्व में आपको बता चुके हैं, और आप हमारे चैनल में जाकर के इनको पढ़ भी सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। अधिकांश आपका 9वीं कक्षा का जो पाठ्यक्रम है हमारे चैनल के माध्यम से पूर्ण हो गया है। कुछ टॉपिक बचे हुए हैं तो उनको हम शीघ्र ही आपके पास प्रेषित कर देंगे। बच्चों प्रत्यय के अंतर्गत हमारा तोन प्रत्यय, कत्वा, सत्री, सानज, टाप, तवक और तरफ, ये प्रत्यय हमारे पाठ्यक्रम में है। कौन सा प्रत्यय बच्चों? तुमन है, कत्वा है, सती है, सानज है, टाप है, तमप है और तरफ है। ये प्रत्यय हमारे पाठ्यक्रम में है। ये प्रत्यय का जो पाठ्यक्रम है ये हमारे कुल 2 अंकों का आने वाला है। कितने अंकों का बच्चों? मात्र 2 अंकों का है। इसलिए हमको तुमुन, कत्वा, सत्री, सानज, टाप, तमक, तरफ इन प्रत्ययों का अच्छी तरह YouTube के माध्यम से आपको अध्ययन करना है और समझना है। कुछ आपके समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आप हमको लिखकर भेज सकते हैं, जिससे कि हम आपकी समस्या का भी हल कर सकें। अब आगे चलते हैं धातु रूप। बच्चों धातु रूप हमारे जो 5 लकार है उनमें हमारे धातु रूप आएंगे। हो सकता है लट लकार भी आ जाए, लोट आ जाए, लिट आ जाए, लंग आ जाए, विधिलिंग आ जाए। तो इस प्रकार जो ये लिट लकार है, लोट लकार है, इन सब के हमको जो शब्द रूप है, उन जो धातु रूप है, उन धातु रूपों को हमको याद करना है और समझना है पूरे 5 लकारों में। अब बात करते हैं कि धातु रूपों में जो परस्मैपदी धातु है, परस्मैपदी धातु है, उन परस्मैपदी धातु में भू धातु आपके पाठ्यक्रम में है, पठ धातु आपके पाठ्यक्रम में है, हर्ष धातु आपके पाठ्यक्रम में है, नम धातु आपके पाठ्यक्रम में है, गम धातु आपके पाठ्यक्रम में है, अस है, हन है, कृत है, निस है, नृत्य है, इस है, पृच्छ है, क्री है, क्या है, बक्स है और चित है। ये सब धातुएं आपके निर्धारित पाठ्यक्रम में है। तो बच्चों इस माध्यम से आप जो प्रश्नोत्तरी धातु है, इन सभी धातुओं के जो धातु रूप हैं उनको आप याद करें और उनको समझें। बात करते हैं 5 लकार आपके 5 अंकों का होगा, और जो परस्मैपदी धातु है यह आपके 7 अंकों की होगी। इस प्रकार हमने बात की धातु रूप की। अब हम चर्चा करते हैं शब्द रूप की।
तो बच्चों शब्द रूप में हमारे अकारांत बालक मध्य बालक के समान जो अकारांत शब्द रूप बनते हैं वो हमारे पाठ्यक्रम में है, और आप हमारे चैनल पर भी इन शब्द रूपों को देख सकते हैं। अकारांत बालक के शब्द रूप इकारांत कवि के समान, उकारांत साधु के समान। कहने का तात्पर्य है कि आपके पाठ्यक्रम में जो शब्द रूप है वह शब्द रूप बालक, कवि और साधु ये 3 प्रकार से आपके पाठ्यक्रम में है। तो बच्चों हमको जो अकारांत से बनने वाले शब्द रूप है उनको याद करना है, इकारांत से बनने वाले शब्द रूप है उनको याद करना है, उकारांत से बनने वाले शब्द रूप है उनको हमको याद करना है। तो इस प्रकार हमारा जो इकाई है, प्रथम इकाई है पठित बोधनम, रचनात्मक कार्य और व्याकरण, ये 3 भागों में हमने विभाजित किया। अब हमारा जो चौथा बिंदु है वह है पठिता अवबोधनम, जिसको हम कह सकते हैं कि हमारी पाठ्य पुस्तक में किस किस प्रकार कौन कौन से पाठ शेष बचे हैं, कौन कौन से पाठ हटाए गए हैं, उन सब की हम आपके सामने चर्चा करेंगे और साथ में समझेंगे कि उन पाठों को हमको किस प्रकार पढ़ना है, उनमें से क्या आने वाला है। इन सब बिंदुओं की आपके मध्य अब हम चर्चा करने वाले हैं। तो अब हम अध्ययन करते हैं पठितावबोधनम। ठीक है बच्चों, अब हमारा अगला चौथा बिंदु है संशोधित पाठ्यक्रम के अंतर्गत पठिता अवबोधनम। लेकिन उससे पूर्व भूल सुधार के लिए एक शब्द को आप देख ले कि बच्चों यहाँ पर आपके जो धातु है वो क्रुद्ध धातु है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्रुद्ध धातु याद करनी है। पुनः सुन लीजिए, भू पठ हस नम गम आस हन क्रुद्ध नस नित इस पृच्छ क्री गा भक्षित और अकारांत इकारांत और उकारांत के शब्द रूप और यह आपको धातु रूप याद करनी है। और इनको हमारे YouTube पर भी आप देख सकते हो, समझ सकते हो। उसमें हमने आपको बता रखा है कि किस ट्रिक के माध्यम से शब्द रूपों को बनाया जा सकता है और एक अकारांत से हम किस प्रकार अन्य पूर्ण शब्द रूप बना सकते हैं। अब चलिए पठितावबोधनम। बच्चों पठितावबोधनम में जो हमारी पाठ्य पुस्तक सर्वसी है उसके अंतर्गत कौन कौन से पाठ हमारे पाठ्यक्रम में हैं, हम उन पाठों के विषय में आपको बता दें। बच्चों पठिता जो अवबोधनम है यह हमारे 35 अंक की होगी। कितने अंक की होगी बच्चों? 35 अंक की होगी, जिसमें हमारे पाठ्यक्रम में जो पहला पाठ है भारतीय वसंत गीति, ये पाठ हमारे पाठ्यक्रम में है। ठीक है बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत से हिंदी अनुवाद आवश्यक रूप से आएगा। इसी प्रकार पाठ 3, कौन सा बच्चों? पाठ 3 हमारे पाठ्यक्रम में पाठ 1 पाठ 3 गोधोनम। तीसरा पाठ कौन सा है? गोधोनम। यह पाठ भी हमारे पाठ्यक्रम में है। बच्चों जो चौथा पाठ है चतुर्थ पाठ कल्पतरु, चतुर्थ पाठ कल्पतरु यह हमारे नवीन जो संशोधित पाठ्यक्रम है उसमें निर्धारित है। इसी प्रकार अगला पाठ 5वां सुक्ति मोतिकम, ये भी हमारा पाठ्यक्रम में निर्धारित है। बच्चों पाठ 6 भ्रांतो बाले, यह हमारे पाठ्यक्रम में है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार पाठ 8 लोहा तुल्ला, पाठ 8 लोहा तुल्ला ये भी हमारे पाठ्यक्रम में है, आपको ध्यान देना है। बच्चों पाठ 11 पर्यावरणम, ये भी हमारे नवीन संशोधित पाठ्यक्रम में है। बच्चों इन पाठों में से अधिकांश पाठ हमने YouTube चैनल में बना चुके हैं, जिसमें से आप अध्ययन कर सकते हैं। कोई 1 या 2 पाठ शेष बच रहे होंगे तो वह शीघ्र ही आपके सामने प्रेषित कर दिए जाएंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इन पाठों में से हमें पूछा क्या जाएगा उसके बारे में भी हम आपको बता दें। बच्चों जो पठिता बोधनम है यह आपके 35 अंक की है और इस 35 अंक में से जो पठित सामग्री है
आधारित अवलोकन कार्य है। जो हमने पढ़ी हुई सामग्री है उनका अवलोकन करके उनमें से कोई प्रश्न है, उन चीजों को हम पूछते हैं तो वो 8 अंक की होगी। हमारा जो पाठ की सामग्री है वो पाठ की सामग्री में से कुछ भी हम 8 नंबर का इस पाठ्यक्रम में पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं गद्यांश भाग की। तो बच्चों गद्यांश भाग में हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। कोई 2 देंगे, एक हमको अथवा में दिया जाएगा, तो उस अथवा में जो दिया जाएगा उनमें से दोनों में से कोई एक करना है, या तो ऊपर का करना है या फिर नीचे का करना है। तो दोनों में से एक करना है, यह हमारे 7 अंक का होगा। कितने अंक का होगा बच्चों? 7 अंक का होगा। इसी प्रकार पाठ के अंतर्गत जो प्रश्न निर्माण प्रश्नोत्तर दिए हुए होते हैं उसमें पीछे दिए होते हैं प्रश्न निर्माण, है ना। जो प्रश्न निर्माण का जो कार्य है ये भी हमारी पाठ्य पुस्तक में से ही आने वाला है, जो कि हमारे 5 अंकों का होगा। कितने अंकों का होगा बच्चों? 5 अंक का होगा। अब ध्यान दीजिए कथा कर्म संयोजन। कथा कर्म संयोजन में क्या होता है बच्चों कि हमको पंक्तियां दी जाएगी और उन पंक्तियों को हम कथा के अनुसार उन पंक्तियों को हम क्रमबद्ध लिखेंगे। आप ऐसा मत करना कि जो पंक्तियां दी हुई है उन पंक्तियों में हम चिन्ह लगा दे कि 1 3 4 5, ऐसे नहीं लिखना है। जो पंक्ति ऊपर आएगी कथा के अनुसार उस पंक्ति को हम क्रमबद्ध ऊपर लिखेंगे, फिर उसके बाद में क्या क्रिया होती है उस क्रिया वाली पंक्ति को नीचे लिखेंगे। तो जिस प्रकार हमारी कहानी पूरी होती है तो इस प्रकार हम उस पंक्ति को क्रमबद्ध लिखते हुए चलेंगे। जो कथा संयोजन का कार्य है, जो हमने पिछली कक्षाओं में जो पाठ पढ़े हैं उन पिछली कक्षाओं के पाठों में से ही हमारा कथा संयोजन आने वाला है। अब आगे चलते हैं संस्कृत माध्यम में प्रश्नोत्तराणी। संस्कृत के माध्यम से प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे। तो बच्चों कुल हमको 8 प्रश्न देंगे। 8 प्रश्न हमारे पेपर के अंतर्गत होंगे। तो 8 प्रश्नों में से हमको कोई 5 प्रश्न करने होंगे, जो हमारे प्रश्नोत्तर 10 अंक के होंगे। और जो कथा संयोजन है यह हमारे 5 अंक की होगी। इस प्रकार जो पठिता बोधनम है ये कुल हमारे 35 अंक का होने वाला है। तो बच्चों इस प्रकार हमको इस पाठ्यक्रम के अनुसार हमको तैयारी करनी चाहिए और तैयारी करके हमको अच्छे अंक अर्जित करने होंगे। पुनः ध्यान दें कि हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत मात्र 7 जो पाठ हैं यह हमारे पाठ्यक्रम में है। इन 7 पाठों का हमको अभ्यास करना है। जो शेष पाठ है जैसे कि दूसरा पाठ है वह आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। इसी प्रकार 7वां पाठ आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। 9वां 10वां पाठ आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। आपको इन पाठों का अध्ययन करना है। अब आपको एक बात क्लियर नहीं हुई है तो मैं एक बात और क्लियर कर दूं आपको। आज समझोगे पठित सामग्री आधारित अवलोकन में क्या होगा। तो बच्चों यह आपसे गद्यांश का जो हिंदी अनुवाद पूछा है 7 अंकों का, तो इसी प्रकार इसमें से वह जो पद्य भाग है उस पद्य भाग का भी हिंदी अनुवाद करवा सकते हैं और इस प्रकार आपके वो 8 अंकों का होगा। तो किताब के अंतर्गत से ही वह विषय वस्तु को छांट करके आपके समक्ष उपस्थित करेंगे और हमको उसको हल करना है। तो बच्चों इस प्रकार आज हमारे जो 4 बिंदु हैं वो आपके सामने पूर्ण हुए। आप इन 4 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आप नए जोश के साथ, नई ऊर्जा के साथ, उमंग के साथ आप कक्षा 9वीं की तैयारी करें। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं तथा हम इस प्रकार ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका स्वास्थ्य बिल्कुल सही रहे और कक्षा 9वीं में आप श्रेष्ठ अंक अर्जित करें। और आपको इस पाठ्यक्रम को ध्यान में रखने के लिए एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और समय समय पर आप इसको
देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं कि हमारे पाठ्यक्रम में क्या है, और पाठ्यक्रम को देखकर ही आप अपनी तैयारी को सुचारू रूप से रखें। आपके जो अधिकांश बिंदु है वह हमने आपको पूर्ण करवा चुके हैं। आप हमारे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में ये बिंदु आप सबको उपलब्ध हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, अब हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन उससे पूर्व जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वह वीडियो को जरूर लाइक करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि हमारे पिछले व आने वाले वीडियो आपके पास उपलब्ध हो सके और आप अध्ययन कर सके। अब हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।